लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। आज अगर खालिस्तान की बात की जाएगी तो हमारे अपने पंजाब से ज्यादा आपको एक देश याद आएगा। इस देश का नाम है कनाडा। कनाडा में खालिस्तान कुछ इस हद तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि ये दोनों देशों के रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। भारत के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सिख कहीं रहते हैं तो वो कनाडा में रहते हैं। यहाँ पर करीब 2.1% आबादी है जो सिखों की है, जो कि आर्मी से लेकर बिजनेस और पॉलिटिक्स तक में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। कनाडा में सिखों की रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा होती है। ये यहाँ पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है और करीब 8 लाख लोग ऐसे हैं जो सिख धर्म को मानते हैं। तो इस तरह से सिखों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कनाडा की पॉलिटिक्स में और इवन कनाडा के डेवलपमेंट में। अब यही एक चैलेंज भी है क्योंकि लंबे टाइम से कनाडा में रह रहे इन सिखों का ब्रेन वॉश किया गया है और एंटी इंडिया एजेंडा चलाया जाता रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा टेंशन आ गई है और इस टेंशन का जो सेंटर पॉइंट है वो भी है खालिस्तान का आंदोलन। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के ऊपर जो आरोप लगाए गए उसमें कहा गया कि भारत के 2 डिप्लोमेट्स जो हैं इसमें शामिल थे और इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर कई कड़े प्रतिबंध लगाए और उसके बाद इन डिप्लोमेट्स को वापस जाने को कह दिया। इसी बात पर नाराज होकर भारत ने भी कनाडा के ऊपर ही नाराजगी भी दिखाई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडा और भारत के रिलेशंस के बीच में जो अभी के टाइम पर सबसे बड़ी खाई है वो है खालिस्तान की। अब सवाल आता है कि खालिस्तान के ये लोग या खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले ये लोग कनाडा पहुंचे कैसे। 90 के दौर में जो खालिस्तानी आंदोलन भारत में खत्म हो गया वो आज कनाडा में इतना बड़ा कैसे हो गया और कनाडा का खालिस्तान से लेना देना ही क्या है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इतिहास में, क्योंकि अगर आपको यह समझना है कि कनाडा में इतना ज्यादा खालिस्तान का समर्थन क्यों है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कनाडा में सिखों ने अपने पैर कैसे जमाए। और आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूं, क्योंकि अगर अपने इतिहास को नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। देखिए, कनाडा में सिख आए थे आज से करीब 126 साल पहले, जब 1897 में महारानी विक्टोरिया की सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी। ये सिख हांगकांग मिलिट्री का पार्ट थे और इंडिया से ट्रेवल करके कनाडा पहुंचे थे। अभी आप इस फोटो को देखिए, इनका नाम है रिसालदार केसूर सिंह। ये कनाडा में बसने वाले पहले सिख थे। जब ये यहाँ पर आए तो इन्हें अपने पंजाब की याद आने लगी, क्योंकि कनाडा में भी पंजाब की तरह बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। ठीक ऐसे ही 1902 में भी एक जत्था आया जो कनाडा में बस गया। ऐसे ही धीरे धीरे सिख पंजाब से कनाडा आने लगे और वो यहाँ पर बसने लगे। ऐसे ही 1905 से लेकर 1908 के बीच में करीब 5000 साउथ एशियन लोग आए गिरमिटिया मजदूर के रूप में। गिरमिटिया मजदूर एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हुआ करते थे, जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके 5 से 8 साल के लिए किसी दूसरे देश में जाकर रहना पड़ता था और वहां का काम करना पड़ता था। कनाडा में जो लोग आए उनमें से 90% सिख थे और इन लोगों को काम दिया जाता था जंगलों में पेड़ों की कटाई करने का और रेलवे डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से पंजाब के जो सिख थे वो यहाँ पर इस तरह का काम करने लगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो दूसरे देशों के लोग काम करते थे उनसे इन्हें काफ़ी कम पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे क्योंकि ये इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। धीरे धीरे पंजाब से यहाँ पर सिख आने शुरू हो जाते हैं और महिलाएं भी उनके साथ आती हैं। 1912 एक रिमार्केबल साल था क्योंकि कनाडा की धरती पर पहले सिख का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम था हरदयाल सिंह अटवाल। इससे कनाडा में सिखों को अपनी फैमिली शुरू करने का एक नया जरिया मिल गया। दरअसल होता यह था कि इससे पहले तक यानी 1912 से पहले तक जो भी लोग कनाडा आते थे उन्हें अपनी वाइफ को वहीं छोड़कर आना पड़ता था, लेकिन 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और कनाडा की गवर्नमेंट में एक एग्रीमेंट होता है जिसके बाद महिलाएं भी अब यहां आ सकती थी। तो इससे हुआ ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग पंजाब से कनाडा आना शुरू हो गए। जब वो लोग कनाडा में आने लगे तो उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। जब ये आबादी बढ़ने लगी तो लोकल लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सिखों को इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही थी। धीरे धीरे सिखों की आबादी और बढ़ती है, वो वहां पर अपने गुरुद्वारे वगैरह एस्टेब्लिश करते हैं और क्योंकि वो खेती वगैरह के कामों में बहुत जुड़े हुए थे तो आगे चलकर बिजनेस वगैरह में भी इनका काफी अच्छा रोल होने लगा। 1947 में जब सिखों को वोट देने के भी और चुनाव लड़ने के भी अधिकार मिल जाते हैं। इस टाइम तक सिखों की सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट हो गई थी। इसे आप ऐसे समझो कि 1950 में निरंजन सिंह गरेवाल पहले साउथ एशियन बनते हैं जो कनाडा में म्युनिसिपल इलेक्शन को जीतते हैं।
इस तरह से जो सिख कभी गिरमिटिया मजदूर बनकर यहाँ पर आए थे, वो सिख आज कनाडा की पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लगे थे। अब इस समय तक कनाडा की सरकार में और इंडिया की सरकार में कोई खराब रिश्ते नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे थे। और जो पंजाब के सिख यहाँ पर रह रहे थे कनाडा में, उनके अंदर कोई पंजाब के होमलैंड वाली भावना नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी की एक घटना ने इस सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया, और जो आज कनाडा में आप खालिस्तान देख रहे हो, उसकी शुरुआत भी इसी घटना से हो जाती है। 1971 में इंदिरा गांधी पोखरण परमाणु बम का टेस्ट करती हैं, और इस घटना ने कनाडा को बहुत ठगा हुआ महसूस कराया। उस टाइम पर पियरे ट्रूडो नाम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कनाडा के, जिनके बेटे हैं जस्टिन ट्रूडो, जो आज पीएम है कनाडा के। तो हुआ ये कि पियरे ट्रूडो ने काफी हेल्प की थी इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी दिलवाने में। कनाडा ने अपने कैंडू रिएक्टर्स दिए थे इंडिया को, ताकि वो एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सके और एनर्जी एफिशिएंट हो सके। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका एक पैरेलल यूज किया और उसी के थ्रू बम बनाकर परमाणु बम का टेस्ट किया। जब पूरी दुनिया इससे नाराज थी, तो पियरे ट्रूडो भी कहां पीछे रहते, उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तो 1971 की इस घटना ने इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को खराब कर दिया। अब थोड़ी देर इस घटना को यहीं पर रोकते हैं, कनाडा की बात को छोड़कर हम थोड़ी देर देखते हैं कि इस टाइम पर इंडिया में क्या हो रहा था। देखिए, इंडिया में एक लंबे टाइम से अलग से एक स्टेट की मांग की जा रही थी। 1966 में करीब 19 साल के स्ट्रगल के बाद इंडिया में पंजाब नाम का एक अलग स्टेट बनाया जाता है, जो कि सिखों को डेडिकेट होता है। लेकिन ये डिमांड सिखों को ठीक नहीं लगी, और आगे चलकर खालिस्तान नाम से एक अलग देश की डिमांड शुरू हो गई, और 1970 तक जर्नैल सिंह ने इस डिमांड से पूरे पंजाब को इन्फ्लुएंस कर लिया था। ये वही टाइम था जब खालिस्तान के जो समर्थक थे, वो कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में जाने लगे और खालिस्तानियों के लिए फंडिंग इकट्ठा करने का काम करने लगे। इससे हुआ ये कि जो इंडिया में मूवमेंट चल रहा था खालिस्तान का, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। अब आपको मैंने बताया था कि पियरे ट्रूडो और इंडियन गवर्नमेंट के बीच के जो रिलेशन थे, वो 1971 की वजह से खराब हो गए थे। इसी वजह से ट्रूडो की गवर्नमेंट ने इंडिया की इन घटनाओं पर कोई रोक नहीं लगाई और कुछ ध्यान नहीं दिया, जिससे हुआ ये कि कनाडा में एक सपोर्ट ग्रुप तैयार हो गया, जो कि खालिस्तानियों का समर्थन करने लगा। यही नहीं, कनाडा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान आने जाने का एक अच्छा मीडियम बन गया। होता यह था कि जो खालिस्तान के सपोर्टर हुआ करते थे, वो पहले कनाडा जाते थे, फिर कनाडा से पाकिस्तान में ये आईएसआई से ट्रेनिंग लेते थे, और आईएसआई से ट्रेनिंग लेने के बाद वो कनाडा में रह रहे लोगों को ब्रेन वॉश किया करते थे। एक दूसरी बात यह भी है कि कनाडा की पॉलिटिक्स में सिख काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे थे, और सिख इस समय इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे। तो इसी वजह से कनाडा की गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस मुद्दे पर। एक तरह से कनाडा की सरकार जो थी, वो खालिस्तानियों के साथ खड़ी थी। खालिस्तानी इंडिया में क्राइम करते थे और वहां से निकल कर ये कनाडा में छिप जाते थे, और कनाडा की गवर्नमेंट इंडिया का कोई सपोर्ट नहीं करती थी। ऐसे एक घटना होती है इंडिया में। तलविंदर सिंह परमार नाम का एक आदमी इंडिया में 2 गार्ड्स का मर्डर करता है, और उसके बाद वो कनाडा में छिप जाता है। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट इंडिया को उसे वापस नहीं भेजने देती। यही तलविंदर सिंह परमार आगे चलकर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। 1985 में मॉन्ट्रियल से लंदन एयर इंडिया की एक फ्लाइट जा रही थी। इस फ्लाइट को खालिस्तानियों ने उड़ा दिया। इस बॉम्ब ब्लास्ट में कनाडा की सरकार ने इंडिया की कोई हेल्प नहीं की, और करीब 10 साल बाद ये पता चला कि बब्बर खालसा के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार ही वो व्यक्ति था जो इस हमले का मास्टरमाइंड था। 90 के दौर में जो खालिस्तानी आंदोलन भारत में खत्म हो गया था, वो कनाडा में पनपता रहा। इसी वजह से आज भी कनाडा और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। कनाडा में आज भी कई सिंगर्स और सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम खालिस्तान को लेकर अपना सपोर्ट दिखाते रहते हैं। हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि कैनेडियन सिंगर शुभ का एक कॉन्सर्ट जो था, उसे कैंसिल कर दिया गया। शुभ इंडिया में अपना एक कॉन्सर्ट करने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि उन्होंने इंडिया का एक मैप शेयर किया जिसमें कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। जब ये पोस्ट उन्होंने डाला तो लोगों ने इसका जमकर प्रोटेस्ट किया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कॉन्सर्ट को कैंसिल करना पड़ा। अकेले शुभ ऐसे नहीं हैं जो कि खालिस्तान को इस तरह से सपोर्ट करते आए हैं। कई सारे इंडियन सिंगर्स भी हैं जो खालिस्तान को टाइम टू टाइम अपना सपोर्ट दिखाते आए हैं। 2015 में जब ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 4 सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी, और उस टाइम पर इंडिया के पीएम मोदी की कैबिनेट में इतने सिख नहीं थे। इस बात को वहां पर जो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे उन लोगों ने काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया था। इसी साल यानी कि 2023 के जून में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक कई किलोमीटर लंबा प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाता है, जिसमें उनके डेथ के सीन को रिक्रिएट किया जाता है। इससे इन दोनों देशों के बीच में कड़वाहट फिर से बढ़ जाती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किसी ऐसे देश के साथ कोई दूसरा देश कैसे अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है जब वहां पर उसके खिलाफ साजिशें रची जाती हो।
ठीक ऐसा ही G20 की मीटिंग के बाद हुआ जब कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में यह आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक खालिस्तानी टेररिस्ट को मारने में इंडिया का पोटेंशियल हाथ हो सकता है। हरदीप सिंह निज्जर इंडिया के टॉप 40 खालिस्तानी टेररिस्ट में से एक था। इसका कनेक्शन खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ था और इसने कनाडा जाकर सिख फॉर जस्टिस नाम के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जो कि कनाडा में एंटी इंडियन एक्टिविटीज करने के लिए जाना जाता है। हरदीप सिंह बहुत तेजी से इस ग्रुप में पॉपुलर हो गया और गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद दूसरा सबसे बड़ा लीडर बन गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस का चीफ और वहां का लीगल एडवाइजर है। इसी साल जून में हरदीप सिंह निज्जर को सरेआम गोली मारकर मार दिया जाता है और इसी बात को लेकर सारा बवाल मचा हुआ है, जिसमें आप न्यूज में देख रहे होंगे कि कनाडा और इंडिया की सरकारें आमने सामने हैं। तो ये थी कहानी कि कैसे कनाडा में खालिस्तानियों ने अपना एक मजबूत किला बना लिया है, जो कि इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है। ये न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि कनाडा के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आगे चलकर कनाडा की पॉलिटिक्स में उसके अपने लोगों पर इसका असर पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस आज खराब हुए हैं वो आगे चलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हिस्ट्री से ऐसी ही चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.